स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं, उनके क्षेत्र, उनके महत्व एवं उनकी सीमाओं अर्थात लिमिटेशंस की स्टडी की थी। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस अर्थात समष्टि आर्थिक विरोधाभास की अवधारणा की। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में विद्यमान अंतर तथा इनके मध्य पारस्परिक निर्भरता की। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि समष्टि आर्थिक विरोधाभास या मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस की अवधारणा क्या है। देखिए, आर्थिक विश्लेषण में कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि कुछ बातें या तथ्य एक व्यक्ति के रूप में तो सही और लाभप्रद होते हैं, किंतु यदि उन्हें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू कर दें तो वो गलत और घातक सिद्ध होते हैं। अर्थशास्त्र में ऐसी जो परस्पर विरोधी सिचुएशंस पाई जाती है उन्हें ही हम समष्टि आर्थिक विरोधाभास कहते हैं। प्रोफेसर सैमुअलसन ने आर्थिक क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे 7 विरोधाभासों का विवेचन किया है जो व्यक्तिगत रूप में तो उचित है, किंतु यदि उसे संपूर्ण या समग्र अर्थव्यवस्था पर लागू कर दें तो वो अनुचित और घातक सिद्ध होंगे। जैसे कि बचत करना एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से तो ठीक है, किंतु यदि अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्ति बचत करने लग जाए तो ये अनुचित और घातक होगा, क्योंकि यदि व्यक्ति बचत करने लग जाएंगे तो उनके द्वारा किया जाने वाला व्यय कम हो जाएगा। व्यय कम होने से अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग की कमी उत्पन्न होगी और प्रभावपूर्ण मांग की कमी उत्पन्न होने से उत्पादन कम होगा, रोजगार कम होगा और देश में बेरोजगारी की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इसे हम बचत का विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ सेविंग भी कहते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई एक व्यक्ति बैंक से अपनी जमा राशि निकालने जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु यदि राष्ट्र के सभी व्यक्ति बैंकों से अपनी जमा निकालने पहुंच जाए तो इस सिचुएशन में बैंक फेल हो जाएंगे, क्योंकि बैंक्स के पास में कभी भी इतना अमाउंट कैश में नहीं होता कि वो अपने सभी कस्टमर्स को उनकी डिपॉजिट्स का भुगतान कर सके। इसी प्रकार से यदि किसी एक किसान के खेत में अच्छी पैदावार होती है तो ये उपयुक्त सिचुएशन है, क्योंकि इससे उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। किंतु यदि देश में जितने भी किसान हैं उन सबकी खेतों में अच्छी पैदावार उत्पन्न हो जाए तो इससे देश में अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात पूर्ति मांग की तुलना में अधिक हो जाएगी। और इस स्थिति में अर्थशास्त्र के बेसिक लॉ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइसेस डिक्रीज हो जाएगी, कीमतें गिरेगी और जो कृषि उत्पाद है उनके मूल्यों में भारी गिरावट आ जाएगी, जो कि किसानों के लिए उपयुक्त सिचुएशन नहीं है। इसी प्रकार से यदि कोई एक व्यक्ति बेरोजगार है तो वो अपनी मजदूरी में कटौती करके रोजगार प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि देश के सभी बेरोजगार व्यक्ति अपनी मजदूरी में कटौती कर दे और चाहे कि इससे अर्थव्यवस्था में रोजगार उत्पन्न होगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मजदूरों के द्वारा मजदूरी में कटौती करने से उनकी आय कम हो जाएगी और उनकी आय कम होने से उनके द्वारा किया जाने वाला व्यय कम होगा। व्यय कम होने से अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाएगी। मांग कम होने से उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होने के कारण अर्थव्यवस्था में जितने मजदूरों को पहले से रोजगार प्राप्त था उन्हें भी रोजगार से हटा दिया जाएगा। इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या घटने की बजाय और अधिक बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से यदि कोई एक व्यक्ति भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी आदि गलत कार्य करे तो वो पर्सनल प्रॉफिट कमा सकता है, किंतु यदि राष्ट्र में सभी व्यक्ति इस प्रकार के गलत कार्यों में लिप्त हो जाए तो ये अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है।
इसी प्रकार से किसी उद्योग विशेष में ऊंची कीमतें होने से उसकी फर्में लाभ कमा सकती है, किंतु यदि अर्थव्यवस्था में कार्यरत सभी उद्योगों में कीमतें बढ़ जाए तो इस स्थिति में जनरल प्राइस लेवल यानी सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाएगा, जो कि मुद्रास्फीति की सिचुएशन को लीड करेगा और इससे अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार लास्ट एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए जो व्यवहार मूर्खतापूर्ण हो, संभव है ऐसा व्यवहार समस्त राष्ट्र के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण सिद्ध हो जाए। जैसे कि यदि एक व्यक्ति अपनी आय की तुलना में अधिक व्यय करता है तो ये उपयुक्त नहीं माना जाता, किंतु यदि राष्ट्र विकास एवं उत्पादक गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए या मंदी की सिचुएशन को दूर करने के लिए घाटे का बजट बनाता है, अर्थात आय की तुलना में व्यय अधिक करता है, तो इसे बुद्धिमत्तापूर्ण माना जाता है। यह हुई समष्टि आर्थिक विरोधाभास की अवधारणाएं, जो कि एक व्यक्ति के लिए तो सही है किंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए गलत साबित होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो इंडिविजुअल या पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी से रिलेटेड है, और जो कि समष्टि अर्थशास्त्र है वो ओवरऑल इकोनॉमी की स्टडी से रिलेटेड है। ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो फर्स्टली तो हम यही देखेंगे कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें वैयक्तिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात ये अंश तथा व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का वृहत एवं समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है। जैसे कि अगर हम आपकी या मेरी सेविंग की बात करें तो ये किसका पार्ट होगा, व्यष्टि विश्लेषण का पार्ट होगा। किंतु यदि हम देश में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी सभी की सेविंग का टोटल करके उसकी बात करें, अर्थात राष्ट्रीय बचत की या नेशनल सेविंग की बात करें, तो ये किसका पार्ट होगा, समष्टि विश्लेषण का। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है कीमत विश्लेषण से संबंधित है, क्योंकि इसमें वस्तुओं, सेवाओं तथा साधनों की कीमतों का निर्धारण किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र आय विश्लेषण से संबंधित है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय आय तथा कुल रोजगार से संबंधित सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमांत विश्लेषण पर आधारित नियमों तक सीमित है। इसमें सीमांत उपयोगिता रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत आदि सीमांत विश्लेषण पर आधारित नियमों की स्टडी की जाती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व, मुद्रा एवं बैंकिंग आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित सिद्धांतों तक विस्तृत है। इसके अलावा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो वैयक्तिक कीमतों, वैयक्तिक उपभोग, वैयक्तिक उत्पादन आदि की स्टडी करता है, जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर, कुल उपभोग, कुल उत्पादन, राष्ट्रीय आय आदि की स्टडी करता है। इसके अलावा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में कुछ अन्य डिफरेंसेस भी है, जैसे कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो वैयक्तिक फर्मों, उद्योगों और उत्पादन इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है, जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी, अवसाद या आर्थिक तेजी की स्टडी करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र चूंकि इंडिविजुअल और पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड है, इसलिए ये वैयक्तिक समस्याओं के समाधान तथा उससे संबंधित नीतियाँ प्रस्तुत करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होने के कारण उससे संबंधित समस्याओं के समाधान एवं उससे संबंधित नीतियाँ प्रस्तुत करता है।
व्यष्टि विश्लेषण अत्यंत सरल विश्लेषण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र एक जटिल एवं दुविधापूर्ण विश्लेषण है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व आजकल अपेक्षाकृत कम होता जा रहा है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 1930 के ग्लोबल रिसेशन तथा 1936 में प्रोफेसर J.M. किन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के प्रकाशन के पश्चात तो समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व दिन दुगुना तथा रात चौगुना होता जा रहा है। तो ये हुआ व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता क्या है या इन दोनों के मध्य क्या संबंध है। देखिए, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र में अंतर होने से ये दोनों व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की दो भिन्न शाखाएं हैं, किंतु वास्तव में आर्थिक विश्लेषण की ये दोनों शाखाएं एक दूसरे की प्रतियोगी नहीं होकर बल्कि परस्पर पूरक हैं एवं सहयोगी है। इन दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है और समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। इसका डिस्कशन हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भरता। तो देखिए, जो व्यक्तिगत फर्म या उद्योग उत्पत्ति के साधनों को कीमतें देती हैं, उन कीमतों या प्रतिफलों का निर्धारण साधनों की उनकी स्वयं की मांग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इन साधनों की समस्त अर्थव्यवस्था की कुल मांग पर निर्भर करता है। अर्थात व्यष्टि का डिसीजन समष्टि के आधार पर लिया जा रहा है। इसके अलावा यदि कोई फर्म या उद्योग अपना कितना माल बाजार में बेचेगी ये जानना चाहती है, तो ये भी उनकी स्वयं की कीमतों पर निर्भर नहीं करेगा, अपितु समाज में उपलब्ध कुल क्रय शक्ति पर निर्भर करेगा। इसके अलावा किसी एक वस्तु का मूल्य निर्धारण भी पूर्णतः उस विशिष्ट वस्तु की मांग और पूर्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह अन्य वस्तुओं की कीमतों पर या मूल्य स्तर पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा इसके और एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि एक व्यक्तिगत फर्म या उद्योग को अपनी उत्पादन की मात्रा निर्धारित करते समय समाज की कुल मांग, आय, रोजगार आदि पर भी ध्यान देना पड़ता है, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के विषय हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं इन विभिन्न उदाहरणों के द्वारा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भरता। देखिए, संपूर्ण अर्थशास्त्र का ज्ञान उसके विभिन्न अंगों की जानकारी से ही होता है। जैसे राष्ट्रीय आय व्यक्तिगत आयों का ही योग होती है, इस प्रकार से जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन है वो भी व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयों के उत्पादन का सामूहिक योग होता है। अर्थात हमें समष्टि की स्टडी करनी है तो हमें इसके लिए पहले व्यष्टि की स्टडी करनी होगी। इसके अलावा आय में वृद्धि से सब वस्तुओं की मांग बढ़ जाने पर सभी उद्योगों के उत्पादन में समानुपातिक वृद्धि होगी, ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि जिन उद्योगों में सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा वहां पर उत्पादन बढ़ाने पर लागतें बढ़ जाएगी, इसलिए वहां उत्पादन कम बढ़ेगा। इसके अलावा उत्पादन वृद्धि वाले उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने पर लागतें घटती जाएगी, इसलिए वहाँ उत्पादन अधिक मात्रा में बढ़ेगा। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आर्थिक नियोजन किया जाता है या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए जो आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें भी व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों, परिवारों तथा समूह के नियोजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है तथा समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है। आर्थिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए इन दोनों ही शाखाओं का ज्ञान आवश्यक है।
इनकी पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर सैमुअल्सन ने तो यहाँ तक कह दिया कि वास्तव में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, दोनों अत्यंत आवश्यक है। यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं तो आप केवल अर्धशिक्षित है। इस प्रकार हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूर्णतः स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।